हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो पीयू सीईटी PG24 उसके सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम जो आपका 23 का बायोटेक का एग्जाम हुआ था पीयू सीईटी पीजी का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इसमें आपके देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है। सो सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। Which form is assumed by the RNA DNA hybrid in a solution? जैसे आप DNA की फॉर्म्स पढ़ी होंगी, ए फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है, जी फॉर्म होती है। ए और बी राइट हैंडेड होती है, जी लेफ्ट हैंडेड होती है। तो क्वेश्चन उसने आपसे क्या पूछ लिया कि अगर एक स्टैंड आरएनए का है और दूसरा स्टैंड आपका डीएनए का है, तब वो क्या फॉर्म एज्यूम करेगा? तो इसका आंसर है आपका ए फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि इट विल एज्यूम ए फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोटीन्स विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, ये जैसे आपने अगर आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग पढ़ा है, तो जनरली एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जब प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, अगर तो पीएच पीआई से ज्यादा है, ठीक है, तब तो चार्ज होता है नेगेटिव और वो किस तरफ जाता है, एनोड की तरफ। और अगर पीएच सॉल्यूशन की पीआई से कम है तो उस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और वो किस तरफ जाता है, आपका कैथोड की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब उस मिनरल का डेंसिटी pH से कम है। What change will you see in organic acid on addition of a solution with pH less than pK? देखो, pK वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई भी ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन लूज करता है। ठीक है, मतलब पीके वैल्यू एक तरह से पीएच ही है, वो पीएच जिसके ऊपर ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेगा। अब क्योंकि पीएच पीके से कम है, तो जो एसिड है वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा इट विल गेट प्रोटेनेटेड एंड एग्जिस्ट इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म। ठीक है, तो वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। Which of the following changes in a gene will go undetected on electrophoresis of protein produced by that gene? ठीक है, देखो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस बता रखी हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने पढ़ा मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक सिर्फ अमीनो एसिड चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने बेसिकली सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जीएजी। जीएजी क्या बनाता है, आपका ग्लूटामिक एसिड, और उसकी जगह हीमोग्लोबिन वैल्यू आता है। ठीक। तो ये एक तरह से मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो मिस सेंस के अंदर क्या होगा, एक तरह से अमीनो एसिड आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ अमीनो एसिड तो चेंज हुए नहीं, तो ये आपका अनडिटेक्टेड जाना चाहिए। नॉन सेंस में स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो स्टॉप कोडॉन आने से तो फिर प्रोटीन छोटा बनेगा, तो वो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे पता लग जाएगा, क्योंकि छोटा प्रोटीन जो है वो जेल पे ज्यादा मूव करेगा। और एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा, तो वो बेसिकली आपका उस केस में भी आपका प्रोटीन का जो लेंथ है, ठीक है, उसमें अमीनो एसिड का जैसे ऐड करोगे तो मे भी अमीनो एसिड, अब डिपेंड कर रहा है ना, आप एक ऐड कर रहे हो, दो ऐड कर रहे हो, तीन ऐड कर रहे हो। जैसे एक ऐड करने से तो कुछ नहीं होगा, मिनिमम आपको थ्री ऐड करने पड़ेंगे, तभी एक नया अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, तो मिस सेंस आपकी अनडिटेक्टेड जाएगी। ठीक है, सो प्रिसाइज फोल्डिंग पैटर्न ऑफ ए प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। आपने यहां पर क्या पता करना है कि जो पैटर्न है प्रोटीन का, ठीक है, जैसे ये टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इट विल नॉट गिव यू एनी अबाउट आइडिया अबाउट द फोल्डिंग पैटर्न। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी पता लग जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, TREMBL, यूनिप्रोट, स्विसप्रोट, ये सब प्रोटीन्स के डाटाबेस हैं। DDBJ अगर आपने सुना है, दैट इज डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, ये तो नाम से ही बता रहा है। जनरली जो DDBJ होता है, EMBL होता है, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स के डाटाबेस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, DDBJ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डोमेन्स इन प्रोटीन। डोमेन किसी प्रोटीन का वो पार्ट होता है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो डोमेन्स के बेस पे आप प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हो, ये सही है। इससे आप फंक्शनल एनोटेशन भी दे सकते हो कि इस डोमेन का ये काम है। दे आर इंडिपेंडेंटली स्टेबल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ए प्रोटीन, ये भी सही है। There cannot be more than one dominant एग्जाम्पल दूं, अगर आपने MSc क्लास 1 का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम दिखाते हैं कि ये
फॉर एग्जाम्पल ये आपका अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ये आपका अल्फा 3 है। ठीक है, ये तीनों डोमेन्स हैं। और यहाँ पर हम क्या दिखा देते हैं, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। ऐसे जब आप एंटीबॉडी की हैवी चेन बनाते हो, कॉन्स्टेंट रीजन डोमेन है, मतलब वेरिएबल रीजन होता है, और कॉन्स्टेंट रीजन वाले आपके 3 और 4 होते हैं, ये सब डोमेन्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर एक से ज्यादा डोमेन नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, और उसने मेरे से नॉट करेक्ट ही पूछी है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर की बात जब भी होती है तो हम जीनोम एडिटिंग की बात करते हैं। आपको कुछ नॉकआउट करना है, कुछ नॉक इन करना है, ठीक है। जनरली क्रिस्पर अगर आपने पढ़ा है तो ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी देता है, ठीक है ना। क्रिस्पर एक्चुअली बैक्टीरिया का अपना सिस्टम है कि कैसे वो अपने आप को वायरस के डीएनए से बनाता है। इससे आप इसमें आरएनए हम यूज करते हैं, और वो बेसिकली बताता है कि Cas9 को कहाँ पे क्लीव करना है, तो ये भी सही है। बट ये गलत है कि आप सिर्फ इसमें बैक्टीरिया में ही कर सकते हो, नॉट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी नॉट ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो बेसिकली आपको पता है याक, याक में जैसे जो ईस्ट आर्टिफिशियल होता है उसमें जैसे कुछ इंटीग्रेटिव होते हैं, ठीक है। इट इज ए हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका कॉपी नंबर कम होता है। इसके अंदर 2 माइक्रोमीटर, इट डज नॉट कंटेन ए 2 माइक्रोन प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इट शोज मेंडेलियन सेग्रीगेशन, and it is most suited for the expression of basically your gene encoding toxic protein। ठीक है, ये चलो कुछ फैक्टर है, बट इट इज नॉट ए हाई कॉपी नंबर प्लाज्मा। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपका विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी बात कर रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर 70, ये आपने पढ़ा होगा। सिग्मा 70 जो होता है वो बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया में होते हैं उसके साथ लग के, क्योंकि वो उसको बताता है कि जो स्पेसिफिक प्रोमोटर कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रोकैरियोट सिंथेसाइज डिफरेंट आरएनए स्पीशीज यूजिंग डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो कि मेनली राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 2 मेनली एचएनआरएनए बनाता है, और 3 मेनली आपका ट्रांसफर आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए, और एसएनआरएनए के कुछ टाइप्स 2 बनाता है और 3 बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में अगर आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डिफरेंट आरएनए बनाता है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टीलोमेरेज, टीलोमेरेज जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, टीलोमेरेज इज बेसिकली ओवर एक्सप्रेस्ड इन कैंसर सेल। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली जो टीलोमियर्स की लेंथ है वो सेल डिवीजन के साथ क्या होती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, कैंसर सेल तो क्या रहा है, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखा रहे हैं, तो उसमें तो ओवर एक्सप्रेस होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। टीलोमेरेज एक्टिविटी लीड्स टू सेलुलर सेनिसेंस। ठीक है, एजिंग तो होने ही नहीं दे रहा ना ये। एक्चुअली जब टीलोमेर्स की लेंथ कम होती है ना, तब एजिंग होती है, बट टीलोमेरेज तो टीलोमेर की लेंथ को मेंटेन करके रख रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि इट लीड्स टू सेलुलर सेनिसेंस, और ये टीलोमेर्स की लेंथ को मेंटेन करके रखता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, differential gene expression cannot be studied by which of the following. If you want to study expression of thousands of gene at the same time, जैसे आप एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को कंपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए टेक्निक का नाम होता है माइक्रो एरे। ठीक है, तो ये जो माइक्रो एरे लिखा हुआ है और जो ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस है, ये तो एक ही बात है। ठीक है, और एक आपका मल्टीप्लेक्स और रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, तो रियल टाइम पीसीआर से आप पता कर सकते हो, मल्टीप्लेक्स में तो आपको मल्टीपल प्राइमर यूज करने होते हैं, इट हैज टू डू नथिंग विद द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कैनोट भी पूछा था, तो कैनोट भी का आंसर होगा मल्टीप्लेक्स पीसीआर। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है। एलिजाबेथ हेलन ब्लैकबर्न, ठीक है, सो शी वॉज द वन जिन्होंने टीलोमेरेज से रिलेटेड काम किया था। ठीक है, तो उनका आरएनए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। ठीक है, आपका जो जेनिफर डोडना, ठीक है, इन्होंने काम किया हुआ है
एक आपको बताना है रोजलिंड फ्रैंकलिन। और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किस पे काम किया हुआ है आपके, मेनली आरएनए के ऊपर। ठीक है, तो ये भी टीलोमरेज पे उन्होंने काम नहीं किया। आपने सुना होगा रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस, सो दे आर मेनली कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने तो आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर पे काम किया और कार्बन और इसमें आपका वन और मतलब थ्री, वन और थ्री आपका क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट। ठीक है, तो वन एंड थ्री। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन आपने ड्रग सुना होगा, विच इनहिबिट्स माइटोसिस। तो कॉल्चिसिन जो है वो स्पेसिफिकली कौन सी स्टेज पे काम करता है, मेटाफेज। ठीक है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट, डिस्क्राइब्स लैम्डा फेज द बेस्ट। ठीक है, लैम्डा फेज अगर आपने पढ़ा तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, और उसका साइज होता है 48.5 किलो बेस पेयर। बट इसके अंदर को साइट्स होती हैं, तो वहां जाके ये सर्कुलराइज हो जाता है। तो पहले तो चलो अभी हमको मान लो टेम्परेट वगैरह के बारे में चलो मान लो आपको नहीं पता, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल स्टैंड होता है। ठीक है, और लीनियर डीएनए जीनोम होता है, जो कि किसी भी और ऑप्शन के अंदर आपको नहीं गिवन है। ठीक है, और ये एक टेम्परेट फाज है ऑफ इकोलाई। ठीक है, लैम्डा फाज वैसे ना लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों दिखाता है। लाइसोजेनिक के अंदर बायोस्टर जीनोम, और जब उसको लाइसिस करना होता है तो ये अगर आपने पढ़ा होगा एक्चुअली जीन होती है क्रो जीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिक फेस। सीआई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजेनिक फेस। बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल आर क्लासिफाइड एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिन बैक्टीरिया के अंदर आपकी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, जैसे आपने माइकोप्लाज्मा सुना होगा। ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, तो ये बायोटेक के में आप देख रहे हो कि सेल के क्वेश्चन आ रखे हैं, आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, ई कोलाई ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज एंड लैक्टोज विल शो। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, बैक्टीरिया पहले किसको यूज करेगा, ग्लूकोज को। ठीक है ना, जैसे इसका रास्ता आप intro करते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसा सा ग्राफ अगर आपने पढ़ा हो कि पहले एक लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर एक लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, क्योंकि बैक्टीरिया पहले ग्लूकोज को यूज करेगा। सो देर इज वन लैग फेज बिटवीन टू लॉग फेजेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायोक्सिक ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन, नॉट कॉमन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बाय डायरेक्शनल डीएनए सिंथेसिस होती है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ये तो सबसे खास बात होती है ना, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड पर सेकेंड, बट यूकैरियोट्स में ओनली 50 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड पर सेकेंड। सो क्या कॉमन नहीं है, वो है मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ सिंगल, सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, वही ना, देखो आप जो स्टेटमेंट आपको पता है कि हाँ ये, मतलब आपको पता है कि ये गलत है, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो बाकी हमें ज्यादा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। विच फीचर्स कैन डिफरेंशिएट आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ठीक है, जब भी हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनकी सेल वॉल स्पेशल होती है, विच इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन, एंड सूडोम्यूरिन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल एलोज अमीनो यूरोनिक एसिड, और उसमें बीटा 1,3 लिंकेज होती है। और दूसरी खास बात होती है उनमें ईथर लिंकेज होती है सेल मेम्ब्रेन में। दीज आर द टू रीजंस व्हाई आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। तो सेकंड और थर्ड आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, 2, 3, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं बेसिकली अबाउट एंटीबॉडीज, जिसमें बी सेल का रिस्पॉन्स आता है। टाइप 1 जिसे आप इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हो, टाइप 2 एंटीबॉडी मेडिएटेड, टाइप 3 एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, एज इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी में मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियर कंडेंसेशन। ठीक है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दैट इज बेसिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर ऑन्कोजीन्स इज अनलाइकली टू हैपन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सेलुलर मतलब हमारे सेल के अंदर भी कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि जिसको आप ऑन्कोजीन बोल सकते हो, बट दे आर सेलुलर। सेलुलर का मतलब क्या है कि अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही ड्यू टू सम म्यूटेशन वो एक्टिव हो जाती हैं। तो किस केस में नहीं होगा, म्यूटेशन की वजह से एक्टिवेट हो सकती हैं, जीन एम्पलीफिकेशन हो सकती है। कई बार क्या होता है ना, जैसे एक जीन ने प्रोडक्ट बना लिया, वो कम बना लिया, प्रोटीन सिस्टम में बहुत ज्यादा बना है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई ऐसा मान लो, जैसे में अगर एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, वो मतलब सेल को बनाना चाहिए अगर उसको ट्यूमर को सप्रेस करना है, बट वो नहीं बना पा रहा, तो दैट में लीड टू कैंसर। तो ये कैंसर एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, जिसमें हम यही रीजंस को फाइंड आउट करते हैं कि वाई ए नॉर्मल सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कैंसर सेल। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है, अगर आपने कुछ कैंसर्स पढ़े हो, चाहे वो बर्किट्स लिम्फोमा है, चाहे वो आपका क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया है। ठीक है, अब लिखा है कि प्रमोटर सीजी मिथाइलेशन। ठीक है, देखो प्रमोटर की मिथाइलेशन हो जाए ना, क्योंकि मिथाइलेशन होने की वजह से तो जीन एक्सप्रेशन रुक जाती है। ठीक है, तो उस केस में तो ऑन्कोजीन एक्टिवेट नहीं होगी, तो डी इसका आंसर होगा। आईजीजी, IgG is the class of antibody which can cross placenta and it can fix complement। ठीक है, और बेसिकली तो इसमें प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि एम और जी टू क्लास ऑफ एंटीबॉडी मार्क स्टेटमेंट, बी सेल्स recognize the soluble antigens। ठीक है, बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत आ गई, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बी सेल ही बनाते हैं, टी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। कार टी सेल्स, ठीक है, ये स्पेसिफिक थेरेपी होती है जिसमें आप कैंसर सेल्स को किल करते हो, और टी सेल सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जो एमएचसी के साथ लगा होता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो टी हेल्पर होते हैं वो एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, टीसी सेल एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आपका वायरल रास ऑन्कोजीन दैट कोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल एस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रास आपने पढ़ा होगा, जो भी जनरली आपकी ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग होती है, ठीक है, या जनरली आपकी जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इंसुलिन वाली सिग्नलिंग होती है उसमें रास इन्वॉल्व होता है। तो वायरल रास ऑन्कोजीन इस आंसर क्या होगा आपका, रिड्यूस जीटी बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इन फीडबैक इनहिबिशन द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, क्या यहां पर उसने क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बन रहा है। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द प्रोडक्ट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है, नहीं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो आपका जो प्रोडक्ट तो बाइंड ही नहीं करता ना, वो तो इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम, एलोस्टेरिक इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं, ना कि एक्टिव साइट पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी यहां पर करेक्ट है। द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, अगर आपने ये पाथवे पढ़ा है, कैसे पेंटोज शुगर्स बनती हैं, जैसे आप पाथवे होता है, तो मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, स्पैगुलोस 5 फॉस्फेट बनता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, NADPH बनता है, बट फ्रक्टो 6 फॉस्फेट नहीं बनता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। बेस एक्सीशन रिपेयर, जब भी हम इस रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसके बाद एपी एंडोन्यूक्लियस आता है, पॉलीमरेज एंड लाइकेस। तो इसका आंसर होगा आपका ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक दैट अकर शॉर्टली आफ्टर इट्स रेप्लिकेशन कैन बी फिक्स्ड बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि उसको क्या शो करना पड़ेगा आपको, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। Which of the following fusion tags would be stable for purification and enhanced solubility of adipose protein producing equine? Purification और यहाँ solubility, तो क्योंकि solubility की बात हो रही है तो यहाँ पर मेनली आना चाहिए आपका माल्टोस बाइंडिंग प्रोटीन टैग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, माल्टोस बाइंडिंग प्रोटीन टैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज अप्लाइड टू सेफेडेक्स G200 कॉलम, विच प्रोटीन विल बी एल्यूटेड इन द एंड। देखो जब भी हम इस टाइप के कॉलम की बात करते हैं, जब भी हम, क्योंकि ये बेसिकली किसकी बात कर आपकी जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है या मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन, इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 प्रोटीन्स हैं तो 450 वाला सबसे पहले बाहर आएगा, फिर 250, फिर 80, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाला जो प्रोटीन है वो बाहर आएगा। तो इसका आंसर होगा 20 किलो डाल्टन। प्राइमर टाइमर्स इन पीसीआर एम्पलीफिकेशन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो ये इसलिए बनते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं आपके 3' एंड क्यू पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। एक होती है कटायन एक्सचेंज, एक होती है अनायन एक्सचेंज। जो कटायन एक्सचेंजर होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को। ठीक है, तो जहां पर भी कटायन एक्सचेंजर लिखा हुआ है तो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके साथ पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटीन लगेगा। और जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और उनके साथ क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज वाला लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, क्योंकि जो कटायन एक्सचेंजर्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड दे विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायन एक्सचेंजर्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दे विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। सो 1 and 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व फॉर लेबलिंग ऑफ डीएनए बाय निक ट्रांसलेशन। जब भी निक ट्रांसलेशन की बात होती है तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डीएनएस 1। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्या यूज करते हैं, आपका डीएनएस 1। उसका ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि आपने पढ़ा होगा कि डीएनए पॉलीमरेज में से हम 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को अलग कर देते हैं, तो जो पॉलीमरेज 1 रह जाता है उसे हम लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और बाद में आपको पॉलीमरेज चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया फॉलोज 3 स्टेप्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होगा, और फिर होगा आपका मिथेनोजेनेसिस। द 23 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप थोड़ा कोप के बारे में पढ़ सकते हो। दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 था, ये शेड्यूल हुआ था आपका दुबई के अंदर। ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। और आपने वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ा कि प्राइमरी होता है जिसमें सिर्फ आप सेडिमेंटेशन करते हो, थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन करते हो। सेकेंडरी इसमें आप basically flocks use, so flocks is the fungal and bacterial mixture and that will uh, basically digest the organic matter which is present in the waste. सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर कम होती है, ये भी सही है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन। ठीक है, देखो क्लोरीनेशन जो होता है ना, ये दिस इज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। क्लोरीनेशन नहीं आता आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, और सेकेंडरी में एरोबिक कंडीशन होती है, तो इसमें सी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल माइनिंग फॉर सल्फर कंटेनिंग ओर्स इज कैरिड आउट बाय। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है दैट इज एसिडोफिलिक कीमोलिथोट्रोफिक बैक्टीरिया। कौन कराते हैं ये, एसिडोफिलिक कीमोलिथोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, जीनोबायोटिक्स जो जैसे मतलब उसमें chemicals हैं, तो उसमें आपको xylenes इज नॉट एसोसिएटेड। विच गैसेस डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन हाउस। जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, CO2, मीथेन, CFC, N2O, और जैसे वाटर वेपर्स, सो नाइट्रोजन हैज टू डू नथिंग विद द ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द F0 F1 ATP सिस्टम। ठीक है, ये यू बैक्टीरिया फंजाई में होता है ये एटीपी की, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है कि ये एटीपी बना भी सकता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जनरली थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, चलो कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन, वैसे भी क्या है ना कि इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन लिख रहा है। ठीक है, इट हैज टू बी रिटन इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ inner mitochondrial membrane, chloroplast and thylakoid membrane। ये थोड़ा लाइन इन्होंने गलत लिखी है,
इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनेल ही है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट सेल, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत है। मे भी उन्होंने गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बना दी। कैपिंग ऑफ एमआरएनए इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्सेप्ट। कैपिंग होती है, उसके बाद ही आपको पता है कि टेलिंग स्प्लाइसिंग होती है। तो एफिशिएंट प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग, एक्सपोर्ट में इसका रोल होता है। आपका ये प्रोटेक्ट भी करता है कैपिंग आपके एमआरएनए को। प्रोटीन सिंथेसिस में भी स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले वो प्रोटीन्स आगे लगते हैं जो बेसिकली आपकी जो कैप बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पर गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट थ्रू एमआईआरएनए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एन फॉर्माइल मिथ्योनिन इज एनकोडेड बाय एयूजी इन प्रोकैरियोट्स, ये सही है। बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट अमीनो एसिड एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। नो सेपरेट टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है। तीसरा उसने क्या लिखा है कि वैसे तो बेसिकली जो हम लिखते हैं कि दो टीआरएनए होते हैं, एक सिर्फ फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है और दूसरा स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, इंटरनल आईयूजी के लिए। ठीक है। थर्ड उसने क्या लिखा है कि मिथ्योनिन डीआरएनए एड्स मिथ्योनिन टू द इंटरनल एयूजी कोडोन, ये भी सही है। डी फॉर्माइलेज प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स रिमूव्स फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है। देखो डी फॉर्माइलेज सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करता है। ठीक है। जैसे कई बार मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बैक्टीरिया के अंदर आप कह रहे हो कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बैक्टीरिया से मैं जितने भी प्रोटीन्स को आइसोलेट करूंगा, तो फर्स्ट आपका फॉर्माइल मिथ्योनिन होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डीफॉर्माइलेज होता है वो फॉर्माइल ग्रुप को हटा देता है। और एक और एंजाइम की हम बात करते हैं जिसका नाम होता है अमीनोपेप्टिडेज। क्या नाम होता है, अमीनोपेप्टिडेज, विच रिमूव्स द मिथ्योनिन। अमीनोपेप्टिडेज किसको रिमूव कर देता है, आपके मिथ्योनिन को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ। Which of the following statement is false? Increase in desmosomes mediate cell attachment to basement membrane. ठीक है, डेस्मोसोम जो है ना वो तो वैसे सेल सेल जंक्शन होता है। ठीक है, और वहां पर मेनली हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी है कि सेल सर्वाइवल प्रोलिफरेशन, इंटीग्रिन इज बाई डायरेक्शनल, इट इज इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन्स विद इन द सेल, और आउटसाइड जिन प्रोटीन्स के ऊपर आरजीडी होता है, और ये मेन रिसेप्टर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल का। तो ये सब स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी? टायरोसिन काइनेज, सेरीन काइनेज, थ्रियोनिन काइनेज, इनके तो नाम से ही पता लग रहा है काइनेज है। ठीक है, तो इनके पास इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज का मतलब फॉस्फोरिलेशन। तो जीपीसीआर जो है, दे हैव नो इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, वो होता है एनिमल्स के अंदर बेसिक साइट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर मेजर साइट आपकी पेरोक्सिसोम्स है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअली ये तीन वैसे हम एंजाइम्स की बात करते हैं, कैटालिस होता है, एक पेरोक्सिडेज होता है और एक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। क्योंकि इन सबका जो रोल है ना, दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑब्लिगेट एनारोब्स, क्योंकि इन्होंने तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं, इनके अंदर एसओडी होता है। इनके अंदर एसओडी, कैटालिस और पेरोक्सिडेज तीनों ही नहीं होते। ना एसओडी होता है, ना कैटालिस होता है, और ना ही आपका पेरोक्सिडेज। Which toxin due to its protease activity does not allow the release of acetylcholine? ठीक है, अगर आपने सुना हो about Clostridium botulinum, which is responsible for food poisoning, जो कि क्या करता है आपका फूड पॉइजनिंग। तो ये जनरली जो इट इज ए न्यूरोटॉक्सिन, तो ये न्यूरो ट्रांसमिशन को रोकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वैसे तो टेटनस भी होता है, वो भी न्यूरोटॉक्सिन, और बोtulinum टॉक्सिन, सॉरी, हाँ डज नॉट ही पूछे ना, डज नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो बोtulinum टॉक्सिन। क्योंकि ये क्या करता है ना, ये जो जब भी केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं, तो केमिकल सिनेप्स में बेसिकली क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जैसे सिग्नल आता है तो उसको बोtulinum टॉक्सिन आपका रोकता है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इनएक्टिवेशन ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड किलिंग ऑफ पैथोजेंस इन मिल्क। ठीक है, क्योंकि पास्चराइजेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर आपने पढ़ी हो कि एक हम करते हैं फॉर एग्जांपल एट 62.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, और एक हम करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियल स्पोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो आपके किल होते हैं
मतलब जैसे आप ऑटोक्लेविंग करते हो, ऑटोक्लेविंग तो आप कौन से टेम्परेचर पे करते हो, 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपका विच ऑफ द, तो इसमें बेसिकली आपका इनएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ पैथोजन, तो 1 and 4 हैज टू बी करेक्ट। डाइजेशन ऑफ विच प्रोटीन बाय रनिंग लीड्स टू कडलिंग ऑफ मिल्क, तो वो होता है आपका कापा केजिन। मार्क द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट यूज्ड एज ए प्रोबायोटिक। ठीक है, तो ये तो चलो आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डी है दैट इज क्लूविरोमाइसिस सेरिविसाई। ठीक है, इसको हम एज ए प्रोबायोटिक यूज नहीं करते। प्रोबायोटिक इसलिए आपको सुना हुआ है क्योंकि हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव सम गुड बैक्टीरिया, तो उसके मतलब जैसे कई बार आप एंटीबायोटिक वगैरह लेते हो तो वो गुड बैक्टीरिया की भी डेथ हो, किल हो जाते हैं एक तरह से। तो वैसे भी हम प्रोबायोटिक लेते हैं। ठीक है, दैट इज गुड फॉर आर इंटेस्टाइन, की इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है वो मेंटेन रहे। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum स्पोर जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड एंड क्योर्ड मीट प्रोडक्ट्स बाय, तो इसका आंसर है सोडियम नाइट्राइट। The presence and multiplication of bacteria in blood is known as septicemia. Vaccine is available for all against all except HIV. HIV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो था that was caused by rhizopus. Select the mismatch pairs. ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि मिसमैच बताना। भारत बायोटेक, इसने कोविशील्ड बनाई थी। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली भारत बायोटेक तो कोवैक्सीन, अभी ये शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है। वैसे तो यहाँ पे कोवैक्सीन होना चाहिए था और ये इनएक्टिवेटेड है, इसमें वायरस को आपने किल ही किया था अगर यहाँ पे कोवैक्सीन लिखा होता। सीरम इंस्टीट्यूट वाली आपकी कोविशील्ड है। ठीक है, बट इट इज नॉट ए एमआरएनए वैक्सीन, वो सब यूनिट वैक्सीन है। मॉडर्ना वाली एमआरएनए वैक्सीन है और जाइको वीडी वाली फिर इंडिजिनस होगी। ठीक है, इन्होंने शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। तो अगर ये कोवैक्सीन ऊपर कर दे, कोविशील्ड नीचे कर दे, फिर आपका आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड बनेगा। ठीक है। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इफ द ह्यूमन जीनोम इज डाइजेस्टेड विद SOU3A। जैसे ये रिकॉग्नाइज करता है 4 बेस पेयर को, so you just need to divide 3 into 10 की पावर 9 by 256। ठीक है, तो क्योंकि 4 बेस पेयर वाला जो सीक्वेंस है उसके मिलने के चांसेस कितने होते हैं आपके, दैट इज उसके मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ऐसे कोई 5 वाला होता है तो उसका आंसर होता है 1 in 1024। कोई भी 6 बेस पेयर वाला सीक्वेंस है उसके मिलने के चांसेस होते हैं 1 in 4096। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 12 इंटू 10 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल टू स्क्रीन फॉर ए क्लोन दैट कैरीज द जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वेक्टर बट देर इज नो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, आपकी कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उससे आपको, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन का लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई इम्यूनोकेमिकल मेथड यूज कर रहे हो तो आप प्रोटीन देखना पड़ेगा, कोई फंक्शनल स्क्रीनिंग करनी है। नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन में आपको mRNA चाहिए, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये ना है तो RNA बनाओ या प्रोटीन बनाओ। अब अगर एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ है तो फिर आपको DNA को ही देखना है। मार्क द इनकरेक्ट मैच, cDNA belongs to have introns in the gene। ये statement सही है। cDNA लाइब्रेरी डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द जीनोम। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सप्रेस वाले बताता है। cDNA के अंदर प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, देखो प्रमोटर सीक्वेंस तो DNA है, वो तो RNA बना ही नहीं ना, क्योंकि cDNA लाइब्रेरी के अंदर आप RNA से DNA बनाते हो, तो प्रमोटर सीक्वेंस आपका नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। GM mustard developed in India contains gene that prevent both self pollination and herbicide resistance। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ सेल लाइंस द ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, कि एक अगर आपको क्रॉस कंटेमिनेशन चेक करनी है सेल लाइन के अंदर तो उसको आप कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो, साइटोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हो, आइसोजाइम एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जीन एम्पलीफिकेशन बाय PCR, ये नहीं, आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट ओवरकम द नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरोन
बाय बाइंडिंग द रिप्रेसर। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका सही, क्योंकि नॉर्मली तो आप पढ़ते हो ना जो एलोलैक्टोज होता है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, एंड नाउ रिप्रेसर विल नॉट बी एबल टू बाइंड एट योर, नाउ रिप्रेसर जो है वो आपकी इनहिबिटोरी साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट के यहाँ पर दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई फुल लेंथ जीन्स। ठीक है, दे आर यूज फॉर मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये दोनों सही है। दीज आर 900 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। ठीक है, ये गलत है। एंड दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 एंड 2 क्या करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूबिक्यूटिनेशन। ठीक है, यूबिक्यूटिनेशन यूकेरोटिक सेल्स में होती है, ये सही है। जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ना वो पहले पॉली यूबिक्यूटिनेटेड होते हैं। ठीक है, अब एक लिखा मोनो यूबिक्यूटिनेशन, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, कि मोनो यूबिक्यूटिनेशन ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन्स लीड्स टू द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, तो इसका आपका सी स्टेटमेंट क्या आपकी इनकरेक्ट है। DNA polymerase 1 of bacteria participates in polar replication. Express response, express response is last resort, या जिसको आप एरन प्रोन ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हो, क्योंकि उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज कौन सा इन्वॉल्व होता है, मेनली आपका 5। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली, मतलब पॉलीमरेज 1 दूसरे टाइप के रिपेयर में होता है, मतलब और भी पॉलीमरेज होते हैं, बट जैसे एक डीएनए पॉलीमरेज 5 की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसको हम एरर प्रोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो चुकी होते हैं ना, तो ये थोड़ा एरर प्रोन होता है कि वो चलो ठीक कर देता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट रिसोर्ट होता है अगर आप ऐसे पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is, which of the following events is not sufficient to cause evolution of new genes? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से हो सकती है, कुछ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए, शफलिंग ऑफ डोमेन्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स डी नोवो फ्रॉम नॉन कोडिंग डीएनए इन द जीनोम। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर? साइक्लिक एमपी, आईपी3, डाइसल्फिलिस्ट्रोल, ये सब सेकंड मैसेंजर हैं। गामा aminobutyric acid is not a second messenger, और it is basically a neurotransmitter. Which of the following extracellular signal molecule uses cell surface receptor to regulate gene expression? ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, अलग अलग जो बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उनके अलग अलग होते हैं, कुछ सेल सर्फेस होते हैं, कुछ के साइटोसोल कुछ के न्यूक्लियस में होते हैं। तो कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन वगैरह ये तो जैसे सेल के अंदर ही चले जाते हैं। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि ये सिग्नलिंग दिखाता है आरटीके वाली, तो इसका जो रिसेप्टर है वो बेसिकली कहां पर होता है आपका, इट इज ऑन सेल सरफेस, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया यूबिक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है NADH डिहाइड्रोजनेज टू साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच काइनेज कैटालाइजेस रिवर्सिबल रिएक्शन यील्डिंग ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। देखो हेक्सोकाइनेज वाले में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो ATP यूज होता है। ठीक है, और रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपने जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है उसके अंदर फर्स्ट थर्ड और स्टेप है। ठीक है, वो रिवर्सिबल हो गया। हेक्सोकाइनेज आपको फर्स्ट स्टेप पे चाहिए, पायरुवेट काइनेज आपको 10 स्टेप पे चाहिए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप पे चाहिए, तो ये तीनों आंसर हो नहीं सकते। आंसर ये होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। द मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स इन द selectively permeable lipid bilayer choose solute on the basis of size and charge। क्योंकि आपको पता है ना जो मेम्ब्रेन है वो मिली नॉन पोलर को जाने देती है, और साइज ऑल्सो मैटर्स। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज अल्फा? इट एलोंगेट्स द लीडिंग स्टैंड। ठीक है, नहीं, देखो मेनली एलोंगेशन वाला काम तो डेल्टा का होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है, ये प्राइमर्स बनाता है। ठीक है, और जैसे एलोंगेट करने वाला काम मेनली डेल्टा का होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन गामा करता है, और बीटा और एप्सिलॉन का रोल होता है डीएनए रिपेयर के अंदर।
सो इट मेक्स प्राइमर्स फॉर बोथ लैगिंग एंड लीडिंग स्टैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Which of the following substances can exclusively pass through plasma but not gap junction? ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। कि जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है वो प्लाज्मोडेस्माटा को पास कर सकता है बट नॉट द गैप जंक्शन। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, क्योंकि इस रिपेयर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, जैसे होता है ना थायमिन थायमिन डाइमर बन गए, तो जिनके अंदर ये रिपेयर सिस्टम डेफिशिएंट होता है उनको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो जाता है। साइक्लिन्स इन एसोसिएशन विद सीडीकेस रेगुलेट द सेल साइकिल। इन केस ऑफ डीएनए डैमेज सेल साइकिल प्रोग्रेशन टू एस फेज। ठीक है, एक तो होता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, उसको क्रॉस कराने में तो सीडीके 4/6 साइक्लिन ई का रोल होता है, बट जब जीवन से एस में जाना होता है तो वहां पर सीडीके 2 और साइक्लिन ई का रोल होता है। ठीक है, तो सीडीके 2 और साइक्लिन ई जो है, तो उसकी जो उसने पूछा, इन केस ऑफ डीएनए डैमेज सेल साइकिल प्रोग्रेशन विल बी ब्लॉक्ड बाय प्रिवेंटिंग, अगर आप ये नहीं दोगे तो फिर सेल जीवन से एस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने आपके साथ 75 क्वेश्चंस जो पीयूसीटी PG23 के एग्जाम्स में वो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि सेम क्वेश्चंस आते हैं, बट थ्योरी, ठीक है, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री या मॉल बायो, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी हो गया, आरडीटी टेक्निक्स हो गया, क्योंकि मेनली यहाँ पर क्वेश्चंस बायोटेक ओरिएंटेड ही आते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर ए पीयूसीटी पीजी एग्जाम 24 के क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दोज हु वांट टू बेसिकली क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम, जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईटी जैम है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, गैट भी है, ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स की हम बायोटेक सेपियंस में तैयारी कराते हैं। एंड आई माई सेल्फ हैव, मैंने ये सभी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, सो आई नो कि कैसे बेसिकली हम स्मार्ट क्लियर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब आपको क्यों नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और तो अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करोगे, जैसे ये वाला एग्जाम है 23 वाला, तो अब चलो एज ए टीचर वी सी थिंग्स इन ए डिफरेंट वे, बट जब बेसिकली ये एग्जाम्स होते हैं, इनकी कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, जैसे मेरे ख्याल में 23 वाला एग्जाम था, तो आई थिंक जो हमारे यहाँ से थी शी गॉट फर्स्ट रैंक, और उसके 35 मार्क्स भी नहीं थे। तो आप देखो ना, आप 75 क्वेश्चन हैं, अगर आप 60-70% तक मार्क्स इन एग्जाम में ले आओगे तो आप तो टॉपर ही हो। ठीक है, तो बट भैया की तैयारी चाहिए, और हमारे यहाँ पे ऐसी तैयारी कराई जाती है कि बच्चे वहां पर अच्छी रैंक ले, और बहुत बहुत ही मतलब बारी पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बायोटेक सेपियंस के स्टूडेंट्स ने नॉट ओनली क्वालिफाइड, दे बेसिकली गॉट फर्स्ट रैंक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक यहाँ से अटेन किया है। सो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।